पश्चिम बंगाल से, जहां पर हिंसा धधक रही है और अब इसकी आग से बिहार की सियासत गरमाने लगी है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में हो रही इस हिंसा का दोष बीजेपी के सिर पर मढ़ दिया है। कहा, नीतीश बाबू और नायडू इस पर चुपचाप बैठे। ममता का बयान आते ही जेडीयू ने इस पर पलटवार किया। कहा कि ममता बनर्जी के हाथ हिंदुओं के खून से रंगे हुए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। डर के मारे घर से बाहर निकल भी नहीं सक रहे। सरकारी संरक्षण में पश्चिम बंगाल को आप पाकिस्तान बनाने के चक्कर में या बांग्लादेश। पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई। मुर्शिदाबाद में भीड़ ने तांडव मचाया। तोड़फोड़ आगजनी में हिंदुओं और उनकी संपत्ति को निशाना बनाया गया। खौफ का मंजर इतना भयावह हो गया कि बड़ी संख्या में हिंदुओं को मजबूरन अपने ही घर से पलायन करना पड़ा। झारखंड के साहिबगंज और पाकुड़ में शरण लेनी पड़ी। बंगाल में धधक रही हिंसा की आग अब भी पूरी तरह शांत नहीं हुई है। इसी बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के एक बयान ने बिहार की सियासत भी सुलगा दी है। उन्होंने कहा कि बंगाल में बीजेपी हिंसा करवा रही है और नीतीश बाबू और नायडू चुपचाप उनका समर्थन कर रहे हैं। ममता ने क्या कहा, जरा सुनिए। अभी क्या आपका सिंगल मेजोरिटी है तो भी आप ये सब करते हैं। और देखिए चंद्रबाबू नायडू चुपचाप बैठे हैं। आप लोग तो उनको भी वोट देते हैं, देना चाहिए। मैं तो एतराज नहीं करती हूँ। चुपचाप बैठे हैं। नीतीश बाबू चुपचाप बैठे हैं, पूरा सपोर्ट देता है। क्या थोड़ा दे देंगे बीजेपी, थोड़ा पावर दे देंगे। इसके लिए पावर के लिए आप आपको दिल भी दे सकते हैं। ममता बनर्जी ने सीएम नीतीश कुमार की चुप्पी पर सवाल उठाया तो जेडीयू ने फौरन जवाब दिया और कहा कि मुख्यमंत्री जी ने अपनी शर्तों को पूरे सोच विचार के बाद ही वक्फ बिल का समर्थन किया। जनता दल यू जेपीसी में अपने 5 सुझाव दिए और 5 सुझाव नए वक्फ कानून में मान लिए गए हैं। बिहार में 5 के बाद एक भी हिंदू मुस्लिम झगड़ा नहीं हुआ है। तो बीजेपी ने ममता बनर्जी की जमीर पर सवाल उठाते हुए उन्हें हिंदुओं का हत्यारा बता दिया और कहा कि उन्हें इसका हिसाब देना होगा। नीतीश और चंद्रा बाबू तो देश के साथ खड़े हैं, प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं, इस देश के जनमत के साथ खड़े हैं। आप किसके साथ खड़ी हैं? इस्लामिक आतंकवादियों के साथ? हिंदुओं का खून बहा के आपका मन नहीं भरा? सरकारी संरक्षण में पश्चिम बंगाल को आप पाकिस्तान बनाने के चक्कर में या बांग्लादेश, वहीं की प्रधानमंत्री बन जाइए जाके आप। वक्फ संशोधन बिल संसद में पास होने के बाद अब कानून बन चुका है और इसके बाद से पश्चिम बंगाल में लगातार हिंसा की घटनाएं सामने आ रही है। एनडीए इसे ममता बनर्जी पर उपद्रवियों को शह देने का आरोप लगा रहा है तो ममता बनर्जी ने दोष का ठीकरा बीजेपी के सर फोड़ दिया और लपेटे में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को ले लिया। पटना से संवाददाता अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो वहीं देश भर में ईडी की चार्जशीट को लेकर कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध कर रही है और ईडी की चार्जशीट को एक रिपोर्ट के जरिए जरा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर नेशनल हेराल्ड केस में ऐसा क्या है जिस पर बवाल मचा हुआ है। रिपोर्ट देखिए। गांधी परिवार पर ईडी के इल्जामों का जाल। चार्जशीट पर सियासत फुल चार्ज। नेशनल हेराल्ड पर नॉन स्टॉप पॉलिटिक्स। कानूनी शिकंजा कसने लगा तो नई सियासी टेंशन शुरू हो गई क्योंकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं के नाम अपनी चार्जशीट में दर्ज कर दिए हैं। नेशनल हेराल्ड केस में तफ्तीश कर रही जांच एजेंसी की पहली चार्जशीट में जो 7 आरोपी बनाए गए हैं उनमें सबसे ऊपर
सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम है। फिर सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, सुनील भंडारी, यंग इंडिया कंपनी और डॉटेक्स मर्चेंडाइज कंपनी को आरोपी बनाया गया है। 2014 में दिल्ली की सत्ता पर बीजेपी के काबिज होने के बाद से ही नेशनल हेराल्ड केस की जांच ने रफ्तार पकड़ी थी और अब चार्जशीट बताती है कि 2010 में एजेएल की 2000 करोड़ की संपत्तियों को हड़पने की साजिश की गई और इसके लिए एजेएल के 99% शेयर सिर्फ 50 लाख रुपए में यंग इंडिया को ट्रांसफर किए गए। जांच में यह भी पता चला कि यंग इंडिया कंपनी कोई चैरिटेबल काम नहीं करती है और 2017 में यंग इंडिया कंपनी ने 414 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी भी की। जनता को पता तो चले कि हो क्या रहा है देश में। आपको बुनियादी मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए नए नए आपको काम खड़े करने हैं। 19 लाख करोड़ रुपया देश के निवेशकों का डूब गया है पिछले 1 महीने के अंदर, और आपके कान पे जूं नहीं रेंगती। क्या है, मर कौन रहा है? मर तो आम आदमी रहा है, आम नागरिक रहा है ना। ये तो इस देश को सीखना चाहिए कि ये जो गांधी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है, इसलिए मैं इसको गांधी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट कह रहा हूं। गांधी जी नहीं, गांधी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। बी वेरी क्लियर अबाउट इट। क्या सवाल पूछते हैं ये लोग, परिवार के लोग? भ्रष्टाचार का इनका पूरा आचरण, शेयर की हेराफेरी करो, संपत्ति बनाओ, और ये सारी संपत्ति सरकार के द्वारा दी हुई है। ईडी के इल्जामों का जाल गांधी परिवार के इर्द गिर्द ही घूमता है, क्योंकि चार्जशीट में कांग्रेस के दोनों पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी की भूमिका पर बेहद गंभीर सवाल उठाए गए हैं। चार्जशीट के मुताबिक यंग इंडिया कंपनी में सोनिया और राहुल गांधी की 76% हिस्सेदारी थी, जबकि 24% शेयर मोतीलाल वोहरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास थे। एआईसीसी ने एजेएल को पहले 90 करोड़ 21 लाख रुपए का लोन दिया था, जिसे बाद में 9 करोड़ 2 लाख शेयरों में बदलकर यंग इंडिया के सुपुर्द कर दिया। किसने लूटा है भाई? मुझे कोई तथ्य बता दे। मैं केस, क्योंकि सब्जुडिस है, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन इस पूरे प्रकरण में कोई ट्रांजैक्शन, कोई प्रॉफिटेरिंग, कोई लैंड डील, कोई पैसा, कोई तनख्वाह, एक पैसे का कोई लेन देन नहीं है, तो इसको मनी लॉन्ड्रिंग कैसे आप करार दे रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को टारगेट करने का काम किया है, और ईडी एक ऐसा वेपन बन गई है, ऐसा हथियार बन गई है केंद्र सरकार के पास कि चाहे किसी को आप टारगेट कर दीजिए। ईडी का कन्विक्शन रेट क्या है? ये प्योरली एक टेक्निकल मामला है। कांग्रेस पार्टी को ध्यान रखना चाहिए कि इस विषय की शुरुआत 2012 में हुई थी और एक जनहित याचिका के द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट ने अक्टूबर 2013 में इस केस की शुरुआत की थी। यानी यह मामला दर्ज तब हुआ था जब मोदी जी की सरकार आई भी नहीं थी। अतः कांग्रेस पार्टी का इस पर राजनीति करने का आधार नहीं बनता है। टेक्निकली देखें तो यह भारत के इतिहास का एक विचित्र मामला है, जिसमें कोई एक ऐसी कंपनी 90 करोड़ की देनदारी में बिक गई जिसके पास हजारों करोड़ की संपत्ति थी। नेशनल हेराल्ड केस को बीजेपी ने 14 से ही बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया है, जबकि कांग्रेस हर बार इसे सियासत रंजिश बताती है। लेकिन इल्जामों की असल परख अब अदालत में ही होगी, जहां पहली चार्जशीट पर 25 अप्रैल को सुनवाई होनी है। तो वहीं मेरठ में चर्चित सौरभ हत्याकांड मामले में उसकी पत्नी मुस्कान जेल में बंद है, और खबर इस बात को लेकर के है कि जेल में उसकी एक नई सहेली बन गई है। उसका कारनामा भी ठीक मुस्कान के जैसा है। उसने भी अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करवाई। ये खास रिपोर्ट देखिए। एक तरफ मुस्कान है तो दूसरी तरफ संगीता। दोनों पर प्यार की खातिर अपने पति की हत्या का आरोप है। दोनों मेरठ की एक ही जेल में बंद हैं और दोनों की दोस्ती की इन दिनों काफी चर्चा हो रही है। मेरठ में सौरभ की जिस तरह बेरहमी से हत्या की गई थी, उसके आरोप में उसकी पत्नी मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल बुरी तरह कानूनी शिकंजे में है। मुस्कान अपने किए की सजा जेल में काट रही है। मुस्कान को सामान्य बैरक से हटाकर अलग बैरक में रखा गया है। मुस्कान और संगीता दोनों साथ में हैं। कहा जा रहा है कि दोनों की दोस्ती काफी गहरी हो गई है। दोनों की क्रिमिनल हिस्ट्री भी एक जैसी ही दिख रही है। मुस्कान ने जहां अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर सौरभ की निर्मम हत्या की,
उसके शव के टुकड़े करके ड्रम में डाल दिए। वहीं संगीता को भी उसके पति के कत्ल के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। दरअसल संगीता ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया था। जानकारी के मुताबिक संगीता का पति अजय देहरादून में काम करता था, जो एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए मेरठ आया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी पत्नी उसकी हत्या की साजिश में लगी हुई है। आरोप है कि संगीता के इशारे पर उसका प्रेमी अवनीश अजय को बाइक पर बैठाकर ले गया। पहले अवनीश ने अजय को शराब पिलाई और फिर उसका सिर हैंड पंप पर पटक दिया। बाद में गला घोंटकर हत्या कर दी। गिरफ्तारी के बाद अवनीश और संगीता ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और फरवरी में उनको जेल भेज दिया गया। मुस्कान मेरठ में चौधरी चरण सिंह जेल में पिछले 1 महीने से बंद है। मुस्कान प्रेग्नेंट है, तो वहीं संगीता के भी गर्भवती होने की बात सामने आई है। दोनों की प्रेगनेंसी का जेल में ही पता चला। कारागार में जो महिलाएं निरुद्ध होकर आती हैं, उनको पता चलता है, डॉक्टर पहले परीक्षण करते हैं, पता चलता है कि यदि वो प्रेग्नेंट है तो उनको हम लोग गायनेकोलॉजिस्ट को बुला के सेकंड ओपिनियन लेते हैं। सेकंड ओपिनियन के बाद उन्होंने लिखा है कि बाहर जाना है, तो 2 महिलाओं को अल्ट्रासाउंड के लिए बाहर भेजा था। आप सही कह रही हैं, तो दोनों प्रेग्नेंट निकली है। एक का नाम संगीता है और दूसरी का नाम मुस्कान। मुस्कान को तो लगभग 15 से 20 दिन हो गए, उसको लगभग 1-1.25 महीना हो गया होगा, और वो शायद फरवरी लास्ट में आई थी। मुस्कान तो अभी मार्च लास्ट। सौरभ हत्याकांड के बाद सोशल मीडिया पर ये खबर पूरी तरह छाई हुई है। तरह तरह के मीम भी बनाए जा रहे हैं। वहीं अब जेल में उसकी दोस्ती का नया चैप्टर सामने आया है। अब दोनों के 36 गुण कह ले या फिर दोष, सभी मिलते हुए जरूर दिख रहे हैं और दोनों की दोस्ती के चर्चे भी जोरों पर हैं। मेरठ से न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल की रिपोर्ट। तो वहीं अलीगढ़ में सास और उसका होने वाला दामाद काफी दिनों से फरार थे और उत्तराखंड भागने की खबर भी उनके सामने आई थी। आखिरकार पुलिस की टीम ने दोनों को बिहार से पकड़ लिया है। रिपोर्ट देखिए। अलीगढ़ में अपने होने वाले दामाद के साथ महिला फरार हो गई थी, वो भी तब जब उसकी बेटी की शादी एकदम सिर पर खड़ी थी। दोनों की फरारी के बाद पुलिस ने काफी तलाश की और आखिरकार दोनों बिहार में पाए गए, जहां से पुलिस उनको लाई है। अलीगढ़ के मडराक इलाके की ये घटना है। महिला के भागने के बाद पूरे इलाके में हर जुबान पर यही चर्चा आम है। ग्रामीणों ने तो महिला का बहिष्कार कर दिया है। उनका कहना है कि पुलिस उसे लाएगी तो भी गांव में नहीं आने दिया जाएगा। गांव की बहुत बदनामी हो चुकी है, गांव में रिश्ते टूट रहे हैं, कोई नई शादी की बात नहीं हो रही है। बहुत कम दाया है। क्यों? उसके भागने की कौन भाग गया? यहाँ की हमारे गांव की एक औरत। अच्छा। दामाद को लेके चली गई। दामाद को लेके क्या मतलब बेकार कैसे है मालूम है कि सबके चेहरे पे सुताई है। ऐसा पहली बार हुआ है हमारे गांव के अंदर। जो जाने अत्याचार ऐसा दंड मिलना चाहिए क्या लाखों कोई कदम न उठावे ऐसो जी। कोई जादू भी कर दिया है क्या? जादू करेगो कदम का करेगो, कैसे लेगो भजाए के? कौन कर गया जादू? भाई को जमाई करेगो और लेगो। जादू करके ले गए और का करके लेगो? ना रखा रहे, अब नहीं रखाएंगे उसको। ना रखाएंगे, वाके करेगा नहीं करता। वहीं महिला के परिजनों का कहना है कि वो घर से 3.5 लाख कैश और 5.5 लाख की ज्वेलरी ले गई है। पिछले 10 दिन से सास और दामाद फरार थे। आज उस महिला की बेटी की शादी होनी थी और पुलिस ने उस महिला और उस होने वाले दामाद को पुलिस ने बरामद कर लिया। वह बिहार के रास्ते नेपाल जाने के फिराक में थे। पुलिस उनको बरामद कर अलीगढ़ ले आई। फिलहाल दोनों थाना दादो पुलिस के पास हैं। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। पूछताछ के दौरान महिला ने बताया कि वह अपने पति से परेशान थी, वह उनसे अभद्र भाषा का प्रयोग करता था। पुलिस ने पैसे और ज्वेलरी वापस दिलाने की गुहार लगाई है। महिला का कहना है कि अगर उसकी पत्नी माफी मांगेगी तो वो उसे रखने के बारे में सोचेगा, बाकी ग्रामीण ही फैसला करेंगे। आप क्या चाहती हैं? मैं इनके साथ रहना चाहती हूँ। शादी की है? ऐसे ही चले गए थे। अभी शादी वगैरह नहीं की। बिहार में कौन सी जगह? ऐसे कौन सी जगह? सही। नेपाल में। बिहार क्रॉस करके नेपाल में। 16 अप्रैल को बेटी की शादी थी, लेकिन उससे पहले ही उसकी मां अपने होने वाले दामाद के साथ फरार हो गई। शादी तो बेटी की तय हुई थी, लेकिन दामाद का दिल सास पर आ गया और सास भी अपनी मर्यादा भूल गई।
दोनों घर से एक ही दिन फरार हुए थे। इसके बाद सभी को पता चला। बाद में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। दोनों के पहले उत्तराखंड के रुद्रपुर जाने की बात सामने आई थी, लेकिन दोनों बिहार में पाए गए। अलीगढ़ से न्यूज़ 18 के लिए रंजीत सिंह की रिपोर्ट। तो वहीं अलीगढ़ में मीट और बिरयानी बनाने वाले होटल में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने देर तक हंगामा किया। हिंदू देवी देवताओं के मंत्र लिखे कागज को नैपकिन के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप है। पुलिस ने होटल के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। ये खास रिपोर्ट देखिए। नहीं है अखबार में, ये अखबार थोड़ी है, कितने थोड़ी निकले इतने, क्या ये अखबार है? ये देखो जी, ये देखिए भैया, ये भारत माता की आरती हाथ पहुंचने के लिए। रात के वक्त एक होटल में हंगामा मचा हुआ है। बजरंग दल के कार्यकर्ता होटल में पहुंचे, जिसके बाद कहासुनी बढ़ने लगी। दरअसल होटल पर नैपकिन का जिस तरह इस्तेमाल हो रहा था, उसको लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ता भड़क गए। तुमने बुद्धि नहीं है अखबार में, ये अखबार थोड़ी है, कितने थोड़ी निकले इतने, क्या ये अखबार है? तुमने से आधा कोई आना चाहता आप मैं देखूंगा। ये देखो जी, ये देखिए भैया, ये भारत माता की आरती हाथ पहुंचने के लिए। अलीगढ़ के सुभाष चौक के पास ये होटल है। आरोप है कि होटल मालिक हाथ पोंछने के लिए जो कागज नैपकिन के तौर पर दे रहा था, उसमें हिंदू देवी देवताओं के मंत्र लिखे हुए थे। ग्राहकों को खाने के बाद यही नैपकिन इस्तेमाल के लिए दिए जा रहे थे। कागज पर भारत माता की जय के साथ कई मंत्र लिखे हुए थे। ये मंत्रों वाली छोटी किताब जैसी दिख रही थी। जैसे ही बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को इसकी खबर मिली, तो वो नॉनवेज बनाने वाले इस होटल में पहुंच गए। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश चलती रही, लेकिन वो शांत नहीं हुए। बात बढ़ती जा रही थी। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने पुलिस को मौके पर बुला लिया। कुछ कागजों को पुलिस को भी सौंपा। बाद में पुलिस ने होटल से कागजों को हटवाया। तहरीर के बाद धार्मिक भावनाएं आहत करने और शांति भंग करने की कोशिश का मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने होटल मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि कोर्ट में पेशी के बाद उसे जमानत मिल गई है। अलीगढ़ से न्यूज़ 18 के लिए रंजीत सिंह की रिपोर्ट। और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है राजधानी जयपुर से। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री भजनलाल कल दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। कल शाम को मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा प्रस्तावित है। दिल्ली में कई केंद्रीय नेताओं से सीएम मुलाकात करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की, कल सीएम भजनलाल दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और दिल्ली के दौरे के दौरान सीएम कई केंद्रीय नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। ये बड़ी खबर, सीएम भजनलाल के दौरे को लेकर के बड़ी जानकारी है। राजधानी दिल्ली का रुख करेंगे कल सीएम और यहां पर कई नेताओं से उनकी मुलाकात होगी। बड़ी जानकारी। तो कल शाम मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा प्रस्तावित है। बड़ी खबर इस वक्त की, सीएम कल शाम को दिल्ली पहुंचेंगे और रात्रि विश्राम उनका दिल्ली में ही करने का कल कार्यक्रम है। इसके बाद उनकी मुलाकात अगले दिन भी कई नेताओं से हो सकती है।